नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो जीके जीएस की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें टोटल 35 वीडियो आने वाली है, उन 35 में से आप 26वीं वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 25 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है तथा जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में उनको पीडीएफ भी दे दिया गया है। आशा करते हैं कि आप देखे समझे होंगे और अपने तैयारी को एक नया लुक दे रहे होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एक प्रश्न के कई सारे फैक्ट होते हैं, ये फैक्ट आपको जरूर कवर करते चलना है, जो आपको लॉन्ग लास्टिंग फायदा देगी जी। कोई भी एग्जाम हो इंडिया में जनरल कंपटीशन की, जहाँ पे जीके जीएस पूछी जाती हो, हर जगह काम आएगी। अगर किसी भी बच्चे को हमारी पेड पीडीएफ के बारे में जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है सेम व्हाट्सएप नंबर का, और आपके स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर है इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज भी डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो प्रश्न है, चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के विजेता कौन रहे हैं? जो 4th एडिशन हुआ है आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की, उसकी विजेता रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आपको बता दूं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआती संस्करण 2020 में ओडिशा के अंदर कराया गया था, और पहला जो विजेता रहा था ये पीयू रहा था, पंजाब यूनिवर्सिटी रहा था। ठीक है, 2023 यानी करेंट होल्डर भी अब तक कौन थे? पंजाब यूनिवर्सिटी ही थे। 2023 में कहाँ पे कराया गया था? उत्तर प्रदेश के अंदर 3rd एडिशन कराया गया था। इसके विजेता रहा था भाई पंजाब यूनिवर्सिटी। लेकिन जो 2024 वाला हुआ है आपका 4th एडिशन, इसके विजेता रहे हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो अभी आपके एग्जाम में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आने के लिए बेकरार है। 2023 के हिसाब से पूछे तो पंजाब यूनिवर्सिटी आंसर करना है। ठीक है, और पहला बता ही दिया, 2020 में हुआ था। कहाँ से? उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुए थे, और पहले वाले की विजेता पंजाब यूनिवर्सिटी रहा। 2023 में मध्य प्रदेश में कराया गया, जहाँ विजेता पंजाब यूनिवर्सिटी ही रहा। मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी 2 टाइम जीत गए हैं। इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 का आयोजन ये विभिन्न राज्यों में कराया गया। विभिन्न राज्यों मतलब जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य है ना, वहां पे कराया गया। ये 1 से अधिक राज्यों में कराए गए, लगभग 7 राज्यों में कराए गए। ठीक है भाई, तो ये पूर्वोत्तर भारत में किसी एक राज्य का नाम नहीं होगा, यहाँ पे सभी राज्य में कराए गए। इनके अलावा 2024 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में 200 से अधिक यूनिवर्सिटी, 4500 से अधिक एथलीट और 20 खेल में प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। अगर आपसे पूछे कि भाई खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है ना 2024 में कितने खेल शामिल थे, तो 20। अभी मैंने उस दिन आपको बताया था भाई खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में कितने खेल शामिल थे, तो आपका क्या आंसर था भाई? 26। तो ये सब ध्यान रखेंगे, आंकड़ा काम आएगा। ठीक है भाई। इसके अलावा उत्कल यूनिवर्सिटी के तैराक का नाम है प्रत्याशा रे। इनका नाम है भाई प्रत्याशा रे। ठीक है, इन्होंने 4 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य, कुल 6 पदक सहित जो है टॉप पे महिला एथलीट रही। प्रत्याशा तो नाम से स्पष्ट है ना कि महिला का नाम होगा, तो अगर महिला में सबसे सफल एथलीट कौन रही तो आप बताएंगे प्रत्याशा रही। इन्होंने कुल 6 पदक जीता, 4 1 1। ठीक है, इसके अलावा पुरुष में सफल जो एथलीट रहा, इनका नाम है जेवियर माइकल डिसूजा। अब ये नाम से स्पष्ट है, कैथोलिक है ना, तो ये जो है सबसे अधिक 4 स्वर्ण पदक जीतकर पुरुष में टॉप पे रहा था। इनके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में जो आपका शुभंकर कहिए या फिर मस्कट कहिए, इनका नाम अष्टलक्ष्मी, जो एक तितली के ऊपर रखा गया था। तो ये सब आपको ध्यान रखना है आने वाले एग्जाम में। एक दिन मैं देखता हूं तो खेलो इंडिया गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम और खेलो इंडिया जो शीतकालीन गेम है, इन सब को लेके एक वीडियो लेकर के आऊं, ताकि आपको 10 मिनट में अच्छे से समझा दूं, है ना। टाइम का अभाव रहता है, चाहता तो बहुत कुछ करना है, लेकिन जो टाइम है उसी में मैं आप लोगों को इतना तो जरूर करा देता हूं कि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो जी। और एसएससी के एग्जाम में 70 से 80% क्वेश्चन मैं इसी लेस पढ़ाई में ही आपको मिला के देता हूं, है ना। भर दिन पढ़ के भी वही बात और लेस पढ़ाई में भी वही बात, तो आप तो हमसे ज्यादा समझदार है, क्या करना चाहिए, है ना। असम में कटी बिहू नामक त्योहार में किस पेड़ पौधे के सामने या नीचे दीपक जलाकर पूजा की जाती है? सबसे पहले कटी बिहू, ये कटी शब्द ना कार्तिक से आया है ना, कार्तिक मास जो होती है वहां से आया है ये कटी, वहां के स्थानीय लैंग्वेज में। ठीक है, तो बिहू के 3 फॉर्म होते हैं, कटी बिहू भी उसमें से एक है। तो कटी बिहू के दौरान जो है वहां के लोग, जो असमिया लोग हैं, वो तुलसी के पौधे के आसपास या नीचे दीपों को जलाकर जो है इस पूजा को सेलिब्रेट करते हैं, है ना। इनके अलावा
बिहू साल में 3 बार मनाई जाती है। कटी बिहू यह साल के अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। इसे कंगाली बिहू भी कहा जाता है और कंगाल शब्द से हम सब परिचित हैं। इसका मतलब होता है गरीब, है ना, गरीब होता है, फकीर होता है ना, या फिर और भी कह सकते हैं कंगाल, लाचार भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंगाली बिहू का जो मतलब है गरीबी वाला बिहू, ठीक है। यह हिंदू मास के अनुसार कार्तिक महीने में होगा, है ना, और अंग्रेजी मास के अनुसार अक्टूबर में होगी, ठीक है। तो ये अक्टूबर महीना में होती है आपका कटी बिहू या कंगाली बिहू, है ना। भोगाली या माघ बिहू नाम से स्पष्ट है ये माघ महीना में होता होगा, जो प्रायः जनवरी महीना में आता है, ठीक है। प्रायः यहाँ पे लिखना है, जो जनवरी महीना में आती है, मतलब आपका भोगाली या माघ बिहू जनवरी महीना में होगा। रंगोली बिहू यह असमिया नववर्ष है। जब इंडिया में नववर्ष के तौर पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्यौहार नाम से जो है सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो उस समय असम में बिहू होता है जिसे रंगोली बिहू कहा जाता है, और यह अप्रैल महीना में होता है। और इसी रंगोली बिहू को हम बोहाग बिहू भी कहते हैं। तो ये तीनों चारों बात जो बिहू के बारे में आपने सीखा जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब बिहू जो त्योहार है इसका नाम बोरो भाषा से लिया गया है। आप जानते हैं बोरो भाषा है एक प्रकार का, है ना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अत्यधिक आनंद। जब भी इस प्रकार की फैक्ट दिया करूं जरूर ध्यान में रखिएगा, एसएससी यही सब खोजता रहता है। इससे पहले आपको याद होगा पोंगल को उबालने का त्योहार कहा जाता है, और ये भी आपके एग्जाम में पूछ दिया था, इत्तेफाक से 2 दिन पहले ही बताया था, ठीक है, कोई एग्जाम चल रही थी। तो बिहू का जो है शाब्दिक अर्थ हर्षोल्लास, अत्यधिक आनंद होता है। छऊ नृत्य भी 3 राज्यों में इसी प्रकार से किए जाते हैं। जैसे अभी आपने बिहू को 3 बार देखा, उसी प्रकार से छऊ को भी आप 3 नाम से जानेंगे। सरायकेला का छऊ जो झारखंड में, पुरुलिया का छऊ पश्चिम बंगाल में, और मयूरभंज का छऊ उड़ीसा में। इसे संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा हाफ क्लासिकल डांस का दर्जा दिया गया है। मयूरभंज के उड़ीसा में जो छऊ होती है उसमें मुखौटा या नकाब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। असम के अन्य प्रमुख त्योहार में और मेला में आएंगे तो कामाख्या मंदिर परिसर में लगने वाली अम्बुबाची मेला, माजुली महोत्सव, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य, बिछुआ, बगुरम्बा, खेल गोपाल, कली गोपाल, भोरताल, ओजापाली, ये सब नृत्य का फॉर्म है। ये सभी असम से रिलेशन रखता है ना। इनके अलावा अम्बुबाची मेला को पूर्व का कुंभ कहा जाता है। यह मेला 4 दिनों तक लगती है और हर साल जून के महीने में लगती है। एक एक बात को ध्यान रखेंगे तोड़ मरोड़ के। मेदराम जात्रा मेला भी 4 दिनों तक लगती है। चरदिनवा त्योहार में मैं एक ही साथ बताया था आपको, पोंगल भी 4 दिन होती है, छठ पूजा भी 4 दिन होती है। ये कुछ एक बात है जो 4 दिन तक होती है, ध्यान रखेंगे। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। किसकी बात हो रही है? मेदराम की। तो दूसरा है तो पहला कौन है? कुंभ। भारत में सबसे बड़ी पशु मेला सोनपुर के बिहार में लगते हैं, माफ कीजिएगा, बिहार के सोनपुर में लगते हैं। इसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है। यह पशु मेला है। भारत में सबसे अधिक दिन तक लगने वाली दुर्गा पूजा बस्तर दशहरा है, जो 75 दिनों तक लगता है। कल मैंने गोची महोत्सव और गोचा महोत्सव के बारे में बताया था। गोचा गोची, है ना। आप लोग बताइएगा कि ये कहाँ कहाँ लगती है। इसके अलावा भारत के नए व दूसरे लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हाल फिलहाल के करेंट अफेयर है जो आपको काम आएगी। तो भारत के दूसरे लोकपाल बने हैं अजय मानिकराव खानवालकर, इस प्रकार का नाम है, खानविलकर, ठीक है। अजय मानिकराव याद रखें। अजय मानिकराव जो है 2nd लोकपाल बने हैं इंडिया का। अब लोकपाल, जिसे इंडिया में हम लोकपाल कहते हैं, अदर कंट्रीज में इसे ऑम्बुड्समैन कहते हैं, ठीक है, ऑम्बुड्समैन, इस प्रकार से। यह अवधारणा सबसे पहले स्वीडन में लाया गया था 1809 के द्रव्यमान। ये भ्रष्टाचारी पर नियंत्रण रखने वाली एक प्रकार की संस्था है लोकपाल, ठीक है भाई। भारत में 1963 में पहली बार लोकपाल की स्पष्ट अवधारणा सामने आई। इसमें के.एम. मुंशी जो संविधान से भी जुड़े हुए थे, 1960 में संसद में लोकपाल के मुद्दों को उठाया था। इसके बाद कई बार इस पे बात विवाद हुई, जैसे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना हुई थी, उसके बाद इन्होंने भी 1966 में लोकपाल के लिए सिफारिश करा, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं। बहुत दिन तक लोकपाल की सिफारिश चलता रहा। फिर 9 मई
1968 को इंदिरा गांधी के जो सरकार थी वो भी लोकपाल वाली विधेयक पेश किया। लोकपाल विधेयक के दायरे में प्रधानमंत्री को भी रखा जब इंदिरा गांधी के समय पेश किया गया था, लेकिन 1971 में फिर से एक बार लोकपाल बिल आया और इसको जो है दायरे से हटा दिया गया प्रधानमंत्री को। भाई इस पर जो है जैसे आम आदमी पे किया जा सकता है लोकपाल की जांच, वैसे प्रधानमंत्री पे नहीं किया जा सकता, यह 1971 में हटाया गया। ठीक है, तो मैं सिर्फ इस स्लाइड में ये बताना चाहता हूं कि लोकपाल की जो है ना लाने की प्रयास 1963 से ही जारी है। ठीक है भाई, इसके अलावा लोकपाल भारत में कब आया, तो लोकपाल भारत में आ गया आपको है ना जो है 2019 में पहले लोकपाल मिला भारत को पिनाकी चंद्र घोष के रूप में। ठीक है, इसके अलावा लोकपाल की जो बात है वो पारित कब हुई, तो मामला उल्टा हो जाएगा। पारित देखिए एक अलग चीज है और पारित होने के बाद भी इसे जो है 5 साल 3 महीने तक की समय लग गई थी है ना पहला लोकपाल मिलने में। तो पारित 2013 में ही हुआ, लोकपाल का गठन 2019 में हुआ और पिनाकी चंद्र घोष प्रथम लोकपाल थे भारत के। अब इनके जगह पे आ गए हैं आपका मानुक राव साहब। ठीक है, केंद्र में लोकपाल और राज्य स्तर पे लोकायुक्त होंगे। जैसे केंद्र में लोकपाल होते हैं वैसे ही राज्य स्तर पे लोकायुक्त होते हैं। लोकपाल में एक अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य होते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 9 सदस्य होते हैं। ठीक है, एगो जो है आपका चेयरपर्सन और 4 गो न्यायिक सदस्य होता है और 4 गो गैर न्यायिक सदस्य होते हैं। तो मतलब देखिए यहाँ पे एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य, मतलब अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 50% की कोटा महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक इत्यादि से फिल किए जाते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रहे ये सब एक एक बात काम आएंगे आपको। इनके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग को कैल्कोजेन कहा जाता है, कैल्कोजेन है ना, कैल्कोजेन कहा जाता है, उल्टा लिखा गया है। ठीक है, प्रश्न में जो है उल्टा लिखा गया है, तो किस जो है इसको कैल्कोजेन कहा जाता है, तो कैल्कोजेन जो है आपके आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 16 को कहा जाता है, समूह 16 को कहा जाता है। यहाँ पे आपके सामने आंसर है कि कैल्कोजेन जो है समूह 16 को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, समूह 16 के जो ऊपर के 4 गो तत्व है आपका OS SETE, देख सकते हैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के अंदर OS है ना SETE, तो ये सब जो तत्व है यही कैल्कोजेन विशेष रूप से कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये मुख्यतः जो है ना ओर के रूप में ही पाए जाते हैं भूप्रपटी के ऊपर। अब ये भूप्रपटी शब्द का मीनिंग क्या है आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के 3 लेयर हैं, जिसमें सबसे ऊपरी वाला जो है भूप्रपटी है, बीच वाले को मेंटल, पागल वाला मेंटल कहते हैं, और नीचे वाले को क्रोड कहते हैं या गुरुमंडल कहते हैं या कोर कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे नीफे, निकेल और फेरस की बहुलता होती है, और ऊपर वाले में सियाल और सीमा की जो है बहुलता होती है, सियाल और सीमा। सीमा मतलब सिलिका मैग्नीशियम, सिलिका एल्युमिनियम, और तत्व में कहेगा तो बता ही दिया था कौन होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं भूप्रपटी के ऊपर है ना। तो ये भूप्रपटी शब्द का मीनिंग बता रहा था, तो मतलब कैल्कोजेन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 4 गो ऊपर के जो तत्व हैं ओर के रूप में पाए जाते हैं, इसी कारण। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 1 और 2 को हम क्या कहते हैं, S ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। उसमें भी समूह 1 को क्षारीय धातु तत्व कहते हैं और समूह 2 को क्षारीय पृथ्वी धातु कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ये देखिए, ये क्षारीय अल्कलाइन मेटल, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब ये 3 से 12 जो है इसे D ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। D ब्लॉक एलिमेंट्स कहने का मतलब है कि इनमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं लास्ट में, ये D उपकक्षा में होता है ना। SPDF होता है ना जी, 1s2 2s2 2p6 3s2, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो जो D ब्लॉक के एलिमेंट्स आप किसी को भी उठा के देखिएगा और लिखिएगा तो इसकी जो अंतिम इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो D सेल में जाएगा। ठीक है, और ये इसे संक्रमणीय धातु भी कहा जाता है। D ब्लॉक एलिमेंट्स के सबसे अधिक तत्व किस ब्लॉक में है, तो भी आपसे D ब्लॉक ही हो जाएगा है ना। D ब्लॉक में सबसे ज्यादा तत्व देखने में भी आ रहा है कि लंबा चौड़ा दायरा जो है इनका है, यहाँ से यहाँ तक जो भी आपका पर्पल कलर का है वो D ब्लॉक में आ जाएगा। समूह 3 से 12 बता दिया। समूह 17 को हेलोजन ग्रुप कहते हैं। इस हेलोजन ग्रुप में आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या आ रहा है ना। तो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस प्रकार से ये हेलोजन हरा वाला है। और फिर लास्ट में जो है ये नोबेल गैस फैमिली है, नोबेल गैस फैमिली। नोबेल गैस के ये इनर्ट
इनर्ट गैस कहिए या फिर आप अक्रिय गैस कहिए, ये सब इन्हीं को कहते हैं, ठीक है ना। निष्क्रिय गैस भी कह सकते हैं, तो ये लास्ट में है। और इन दोनों को, लास्ट वाले को हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक इलामेंट्स कहते हैं, ठीक है भाई, पी ब्लॉक इलामेंट्स कहते हैं। इसके अलावा जो नीचे में आप दो बंधु को देख रहे हैं, ये लेंथेनाइड और एक्टियोनाइड है। आपसे पूछा गया था अभी हाल फिलहाल में कि लेंथेनाइड और एक्टियोनाइड में कितने कितने तत्व होते हैं। आपका कहना है भाई 15 तत्व होते हैं, 15 लेंथेनाइड में, 15 एक्टियोनाइड में। 57 से 71, 89 से 103। लेंथेनाइड सीरीज 57 से 71 तक चलेगा, एक्टियोनाइड 89 से 103 तक चलेगा। दोनों को सम्मिलित रूप से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। दोनों ही प्रकार को तत्व को अगर आप दूसरा नाम देना चाहे तो इसे इनर ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है। तथा लेंथेनाइड तत्व का एक अलग अपना उपनाम है, इसे रेयर अर्थ मेटल कहा जाता है। रेयर मतलब समझ रहे हैं ना, बिरले ही, है ना, तो इसे रेयर अर्थ मेटल कहा जाता है लेंथेनाइड को, ठीक है भाई। और अल्कलाइन अर्थ मेटल किसे कहते हैं, समूह 2 के सभी तत्व को, ठीक है। इसके अलावा मेंडलीव की आवर्त सारणी 1869 में रिलीज हुआ। 63 तत्व थे, 9 वर्ग थे, 7 आवर्त था, है ना, और परमाणु भार पर आधारित हुआ करता था। बहुत सारे तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़े गए थे, जैसे यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से। इसके अलावा मोस्ले का जो आवर्त सारणी आपके सामने अभी स्क्रीन पे देखे, उसमें 118 है, 91 20 और 7 के रेशियो में है। 91 धातु, 20 अधातु और 7 उपधातु। इसमें भी 7 आवर्त है और 18 वर्ग है, लेकिन यह परमाणु क्रमांक पे आधारित है और ये पढ़ने में बड़ा इजी है। जैसे कि अभी आपने देखा कि इसकी ब्लॉक एलिमेंट एक जगह से अलग अलग सजाया गया है ना, और भी बहुत कुछ एक जैसे तत्व को एक साथ रखे गए हैं, है ना। नरेगा या मनरेगा की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। देखिए, अगर मनरेगा कहेगा तो शुरुआती अक्षर अगर मनरेगा है तो फिर आंसर अलग हो जाएगा, क्योंकि मनरेगा बाद में बना था, आप सभी जानते हैं, तो छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखें। यहाँ पे नरेगा मैं इसलिए पहले लिख दिया हूँ। तो नरेगा की स्थापना 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2005 के अंदर किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करें 2002 से 2007, तो स्पष्ट है कि इसी बीच में हुआ, तो 10वीं में होगा। नरेगा की स्थापना 2 फरवरी 2006 को किया गया था। 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया गया, ठीक है। इसके अलावा जो ये आपका रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा एक्ट कब आया था, तो कहिएगा 2005 में। तो यहाँ पे 3 चीज का आंसर है। मनरेगा कब बना, 2009 में, नरेगा कब बना, 2006 में, और नरेगा एक्ट कब आया, तो 2005 में, ठीक है भाई। भारत में मनरेगा, भारत ही नहीं ये दुनिया में सबसे बड़ी कार्यक्रम है जो गारंटी का रोजगार प्रदान करता है 100 डेज का, है ना, 100 डेज का। तो ये बहुत बड़ी स्कीम है ना, 100 दिन का रोजगार देता है। अगर आपसे कोई पूछे कि हालिया डाटा के अनुसार किस राज्य में नरेगा या मनरेगा में जो डेली वेजेज है उच्च है, तो आप कहिएगा हरियाणा में सबसे ज़्यादा 357 रुपया दिया जाता है। सबसे कम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 221 रुपया है। अब ये भेदभाव क्यों करते हैं, मैं जानता हूँ भेदभाव क्यों हो रहा है, लेकिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई कलेक्टर तो काम नहीं करता है, सब मजदूर ही काम करता है भाई, और पसीना सेम ही निकलता है, ठीक है। इसके अलावा 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्षण में प्रति व्यक्ति आय को 10 वर्ष में दोगुना करना, है ना, तथा साक्षरता रेट को 75% ले जाना। काफ़ी हद तक ये मामला सफल भी रहा, क्योंकि आप जानते हैं कि 2011 की जनगणना अगर आप आएंगे तो ये कौन से पंचवर्षीय योजना में होंगे, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। एक क्वेश्चन यहाँ से भी रख लीजिएगा, क्योंकि जनगणना से बहुत खुरेद के पूछ रहा है बहुत दिनों से भाई, कितने साल हो गए, लगभग 13-14 साल हो गए। तो एक क्वेश्चन एग्जामिनर के मन में ये भी आ सकता है कि 2011 की जनगणना किस पंचवर्षीय योजना में, तो आपका भैया कितने में हो जाएगा, 2011 कौन सा में पड़ेगा, 12, 17, 12वां था, तो ये 11 में आएगा, है ना। तो 2011 की जनगणना 11वीं पंचवर्षीय योजना में, राइट, है ना भैया। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता 74.04 था। तो भाई काफ़ी हद तक ये बात की जो है प्रेरणा पे चला गया है इंडिया में, है ना। और हालांकि एक पंचवर्षीय योजना बाद मतलब 75% के करीब तो है, ये है 10। इसके अलावा मध्याह्न भोजन मिड डे मील जो है, जो स्कूल में मिलता है, 1995 में स्टार्ट किया गया था इसी पंचवर्षीय योजना में।
1995 में, ठीक है। इसके अलावा जो अच्छा नहीं, इसमें नहीं आएगा क्योंकि भाई 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, 2002 से 2007 की बात हो रही है, तो इसमें कैसे आ जाएगा भाई। तो ये 1995 डायरेक्ट याद रखें, और इसका भी नाम बदल दिया गया, इसीलिए मैं यहाँ पे रखा हूँ, प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। इसके अलावा भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है अब तो स्थापित ही नहीं होते क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लेकिन जब हुआ था पहली बार तो ये हुआ था भैया 1975 में। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 74 से 79 स्पष्ट है, इसी बीच में ओवरलैप का मतलब मिल रहा है। इसी योजना के दौरान काम के बदले अनाज 77-78 में लाया गया। अंत्योदय योजना भी 5वां में ही आया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता। मैंने आपको 3 जगह गरीबी शब्द वाला दिखाया था पंचवर्षीय योजना कि भाई 3 जगह कहाँ कहाँ है, ठीक है। नहीं तो सिर्फ गरीबी देखा और 5वीं मार दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसी योजना में एक ऐतिहासिक आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर देश में आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के समय, और इंदिरा गांधी के समय आयरन लेडी यूं ही नहीं कहा जाता है, ठीक है भाई। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, 1975 में आपात लगा था। इसके अलावा भैया है ना, जब आप जानते हो कि फैक्ट आना है एग्जाम के अंदर, और जब मैंने आपको कह दिया है कि 80% क्वेश्चन करा दूंगा, तो फिर एग्जाम देरी किस बात की भाई, देरी किस बात की है ये छोटी सी आपकी PDF लेने में। तो जो बच्चा इच्छुक है, जो चाहते हैं कि हम जो है भीड़ भाड़ से हटके सटीक वे में तैयारी हो जाए, मेरा GK GS के अंदर स्कोर हो जाए, तो SSC की सभी एग्जाम की 70 रुपया में आपको 113 क्लास की जो है फिलहाल PDF मिलेगा। हम भविष्य में ऐसा नहीं कहते कि हम SSC के लिए क्लासेस नहीं चलाएंगे, लेकिन इतना सफिशियंट होगा 2024 के हर एक एग्जाम के लिए, गारंटी है। और जब अगर अगला SSC का आएगा तो जो बच्चे ये लिए रहेंगे उनको मैं खुद ही कहूँगा कि मत लो शायद, ठीक है। शायद है ना, उसमें कुछ नए बदलते ज़माने के साथ करंट के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फिलहाल ये जो मटेरियल है ये आपको पूरे साल मदद करेगा, आगामी 2-3 साल तक करेगा भाई ये 70 रुपया, ठीक है। तो जो बच्चे इच्छुक है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाद बाकी यूपी पुलिस का भी है 35 का, बिहार SSC का भी है 35 का, ले सकते हैं। अंग्रेज, अब मैंने ऐसा दाम भी नहीं रखा है भाई कि 999, 299, 199 और आजकल बहुत सस्ता तो 99, इससे कम तो कोई कुछ भी नहीं देता, कुछ देता ही नहीं भाई। एक D-Mart में चले जाओ, या फिर आपके यहाँ जो भी मार्ट चलता होगा, हमारे यहाँ बिग D-Mart चलता है, आपके यहाँ बिग बाजार वगैरह चलता होगा, वहाँ भी 99 से कम कोई चीज़ तो रहता ही नहीं लगभग, है ना। अंग्रेजों में पूर्वी तट पर भारत में सबसे पहली व्यापारिक कोठी 1611 में कहाँ स्थापित की थी, तो ये मछलीपट्टनम में। देखिए मछलीपट्टनम में अंग्रेज भी किए हैं और भी कंट्री के जो लोग आए थे वो भी किए थे, ठीक है। तो आपको गरबा मतलब दिमाग वो नहीं करना है। अंग्रेजों ने पूर्वी तट पे मछलीपट्टनम में 1611 में व्यापारिक कोठी लगाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो व्यापार अधिकार पत्र सौंपा था, ये कौन सौंपा था, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था। तो ये आपका सौंपा था भाई अकबर के समय। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार पत्र महारानी एलिजाबेथ ने सौंपी थी, है ना। कितने वर्षों के लिए शुरुआत में सौंपी थी? 15 वर्षों के लिए। अंग्रेजों ने अपना पहला फैक्ट्री 1608 कहाँ पे? गुजरात के सूरत में जहांगीर के समय खोला था। अंग्रेज ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे 1651 में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके अलावा 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। पहला डच कारखाना मछलीपट्टनम में खोला गया। तो अभी हमने कहा अंग्रेज भी खोला मछलीपट्टनम में 1611 में और डच पहले 1602 में, ठीक है। भारत में पुर्तगाली फैक्ट्री सबसे पहले केरल में खोला गया 1503 में। आप सभी जानते हैं कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत आया था, ठीक है। प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री 1668 सूरत में लगाया गया था, है ना। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आया था 1498 वास्को डी गामा, और इन्हें ही भारत खोज का श्रेय दिया गया। बाद में 1502 में वास्को डी गामा सेकेंड टाइम आया, और आया तो फिर यहीं रहने लगा। वास्को डी गामा भारत की बता दिया था। और किस रास्ते से आया था ये भी आपसे पूछा जाता है, तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आया था। प्रमुख सम्राट राजा हर्षवर्धन के माता का नाम क्या था? भाई अशोक के माता के नाम बहुत पूछ दिए एग्जामिनर, तो हर्षवर्धन के माता का नाम नहीं पूछा जा सकता। महात्मा बुद्ध के माता का नाम बहुत पूछ दिए। गुरु नानक साहब के पिताजी के नाम बहुत पूछ दिए, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो यशोमती नाम था इनका, यशोमती मैया से कहने नंद लाला, है ना। इसके अलावा वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यवृत्ति वर्धन। इसकी राजधानी थानेसर जो हरियाणा के पास है, तो इसकी राजधानी हुआ करती थी
वर्धन वंश की। वर्धन, हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, जो आपका पुष्यवृत्ति वर्धन का पोता हुआ हर्षवर्धन, ठीक है। और हर्षवर्धन के माता का नाम यशोमती, यानी प्रभाकर वर्धन और यशोमती पति पत्नी थे। इनके अलावा हर्षवर्धन अपने भाई राज्यवर्धन की हत्या के बाद, राज्यवर्धन को जब जो है गद्दी से हटाकर हत्या कर दी जाती है, तो हर्षवर्धन सत्ता में आए थे। और सत्ता में जब आए थे तो हर्षवर्धन का एज 16 वर्ष था। भाई अकबर का एज कन्नौज के राज्याभिषेक के समय 13 वर्ष पूछा जा सकता है, तो अकबर हर्षवर्धन ने क्या गुनाह किया है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा कि 16 वर्ष में आया था। इन्होंने साहित्य लेखन में नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक किताब लिखा। हर्ष चरित्र, जो हर्ष के ऊपर किताब है, इसके लेखक बाण भट्ट है, ठीक है। इनके अलावा हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाया था। हर्षवर्धन अपने आप को शिलादित्य कहा करते थे। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान ही चीनी यात्री हेनसांग भारत आए थे, जिसे यात्रियों का राजकुमार और शाक्य मुनि और CUK नामक किताब भी लिखे। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पे युद्ध हुआ था, जिसमें पुलकेशिन की जीत हुई थी। फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के काल में भारत आया था, ठीक है। इनके अलावा गोम्फ लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो ये जो गोम्फा लोक नृत्य है, ये भारत में गोवा राज्य में फरमाया जाता है, किया जाता है। गोवा के अन्य प्रमुख लोक नृत्य में आएंगे तो मंडो संगीत लोक नृत्य, द डेलो महिला द्वारा नृत्य किया जाता है, ये फीमेल वर्जन नृत्य है, इसे ध्यान रखेंगे, द डेलो है ना। इसके अलावा ढालो, ये भी एक लोक नृत्य है भाई। धनगर, सिगमो, देखनी लोक नृत्य है ना, दशावतार नृत्य, फुगड़ी, चिकल कालो, ये सभी के सभी कहाँ पे आ जाएंगे, आपके गोवा के अंदर मिलेंगे। गोवा का प्रमुख त्योहार सोज, जो ईसाई धर्म का त्योहार है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ये गोवा में बड़े पैमाने पे मनाए जाते हैं। बाद में कि गोवा में अच्छे समय बिताने के लिए भी लोग जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अच्छा समय होता है। गोवा सभी भारतीय राज्यों में सबसे छोटी क्षेत्रफल वाली राज्य है। सभी तटीय राज्यों में सबसे छोटी तटरेखा गोवा की है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं। गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, ठीक है भाई, गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। मैंने आपको बताया था कि गोवा में एक फेनी होता है, फेनी पदार्थ पीने के लिए लोग इस्तेमाल करता है, इसे GI टैग भी दिया गया है, ताड़ी के जैसा। इसके अलावा कोंकण रेलवे की शुरुआत जो है ना 1998 में, प्रचालन हालांकि अलग साल से इसके बाद हुआ था, लेकिन शुरुआत यहीं से मानी जाती है 1998 से। यह महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य में जो है अपना कार्यों का संपादन करता है। कोंकण रेल जो है गोवा में एक महाराष्ट्र में रोहा स्टेशन है, वहां से स्टार्ट होकर मुदगांव तक जाती है। इसकी मुख्यालय नई मुंबई में है, बेलापुर CBD करके जगह वहां पे है। इनके अलावा गोवा को 1961 में पुर्तगाली से आज़ाद करवाया गया था। 1962 में यूनियन टेरिटरीज का दर्जा 12वीं संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। 56वां संविधान संशोधन 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा दिया गया, जैसा कि हम आज देखते हैं। गोवा में हमेशा आर्टिकल 44 एक्टिव रहता है, फिर भी आर्टिकल 44 लगाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है, ठीक है। मोपा हवाई अड्डा जो गोवा में स्थित है, क्यों ऐसा होता है मैं बता दिया कि आर्टिकल 44 जो है पुर्तगाली के टाइम से हमें विरासत में प्राप्त हुआ गोवा में, इसीलिए हम ये नहीं कहते कि हमने वहाँ लगाया है। लगाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है और अभी हाल में ही बना है। मोपा हवाई अड्डा, जिसका नाम बदलकर अब मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा, जो गोवा के भूतपूर्व है ना राज मंत्री के नाम पे है। इनके अलावा गोवा के प्रमुख बंदरगाह मरमा गोवा, जो जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है, तथा इसी बंदरगाह से भारत में सबसे अधिक आयरन ओर का जो है आपका निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है। दूसरा स्थान बेंगलुरु बंदरगाह का है, जहां से आयरन ओर का एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा मानस नदी का उद्गम भारत और किस देश के बीच की हिमालय के तलहटी से होती है, तो भैया ये भूटान और भारत के बीच की जो हिमालय की तलछटी वाला इलाका है, वहां से मानस नदी का जो है स्राव होता है, उद्गम होता है, ठीक है। मानस भारत में प्रवाहित होने वाली ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों में से है। मानस नेशनल पार्क असम में है ना। बाद बाकी मानस पुत्र भी होता है कि नहीं, दत्तक पुत्र होता है, ठीक है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों में मानस, लोहित, बराक, सुबनसिरी,
है ना, ये सब जो है आपके नदी में आ जाएंगे, जो ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम भी देश के बाहर से होता है, तिब्बत के समीप मानसरोवर के पास चेमा ड्यूंग ग्लेशियर से होती है, जहां इसे स्थानीय भाषा में यानी तिब्बत में सांगपो कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में इसे देहांग कहते हैं। बांग्लादेश में जब तक यह स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है तब इसे यमुना कहा जाता है, और बांग्लादेश के अंदर जब यह गंगा की धारा में मिल जाती है तब इसे मेघना कहा जाता है। संयुक्त धारा को यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र के धारा को मेघना कहा जाता है। आशा करते हैं कि समझ में आया। देखिए गंगा नदी यहाँ से निकलती है, गंगोत्री हिमानी से, यहाँ अलकनंदा भागीरथी दोनों मिल जाती है, दोनों देवप्रयाग में मिला, फिर ये उत्तराखंड, यूपी है ना, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल के रास्ते बांग्लादेश में जाने से पहले दो भागों में फिर बटा, तो ये हो गया हुगली। और ये जो बांग्लादेश में जब तक बहा स्वतंत्र रूप से पद्मा, इधर से आ रहा है कौन, ब्रह्मपुत्र। तो जब तक ब्रह्मपुत्र स्वतंत्र रूप से मिला तब तक यमुना, और जब गंगा में मिल गया यहाँ पर जब मिल गया तो यही धारा कहलाता है मेघना। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। इसके अलावा भूटान भारत के पड़ोसी देश हैं जहाँ पे स्थलीय सीमा साझा होती है। अधिकांश निवासी बौद्ध धर्म को मानते हैं भूटान के अंदर। भूटान को द लैंड ऑफ ड्रुक या ड्रक यूल भी कहा जाता है। भूटान की आधिकारिक भाषा जोंगखा है। संकोश नदी का उद्गम भी भूटान से होती है, जो भारत में मानस का ही एक सहायक नदी है, संकोश नदी। ठीक है, यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी के रूप में बहती है, और मतलब मानस की भी कह सकते हैं, ब्रह्मपुत्र की भी कह सकते हैं, और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। लेकिन संकोश नदी को अगर जल क्षेत्र भराव की दृष्टि से देखें तो ब्रह्मपुत्र का टोटल सहायक नदी होगा, तो यहाँ मानस को स्किप करके ब्रह्मपुत्र का ही मानिएगा इसको। ठीक है, संकोश को। इसके अलावा माजुली बता दिया। इसके अलावा विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना कब किया गया था? 1903 में किया गया था। अभिनव भारत समाज की स्थापना 1904 में यही बीडी सावरकर साहब के द्वारा ही किया गया था। बीडी सावरकर का नाम 1857 के विद्रोह से भी जोड़े जाते हैं, इन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई कही थी। इनके अलावा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हसरा 1928 में भगत सिंह नामाकरण किए, और सर्वप्रथम विचार चंद्रशेखर आजाद के मन में आया था। दोनों बात विवादास्पद है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है विरोधाभास उत्पन्न करता है कि सर आपने कहा कि भाई भगत सिंह ने नामाकरण किया था, तो नामाकरण और मन में आना क्या होता? तो मन में अलग आदमी का आया था सबसे पहले। चंद्रशेखर आजाद क्या हुआ था, कहानी बताए थे मैं आपको कि भाई काकोरी कांड होने के बाद जब नेताजीगण जो बहुत छिटफुट हो गए इस कौम के, इस संघ के, है ना, जब अंग्रेजों ने कुछ को सजा दे दिए तब छिटफिट हो गया, मतलब धीमा पड़ गया, है ना। तो जब धीमा पड़ गया तो चंद्रशेखर आजाद साहब ने सोचा कि जो HRA है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसका नाम बदलकर कुछ अच्छा किया जाए और उसमें सोशलिस्ट शब्द को जो है जोड़ा जाए। तो विचार प्रकट इन्होंने ही किया, लेकिन भगत सिंह साहब ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला और अरुण जेटली मैदान के अंदर नौजवान सभा के सदस्यों के साथ इसकी जो है नामाकरण 1928 में बदल दिया HRA को हसरा से। ठीक है भाई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में, इसी का नाम बदला हुआ है हसरा, सोशलिस्ट आ गया। और इसकी जो स्थापना है 1924 वाले का, HRA का, इसमें आते हैं नाम सचिंद्र सन्यान, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी इत्यादि। ठीक है। इसके बाद इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। आजाद हिंद फौज 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को 1913 में। इनके अलावा संविधान सभा का माफ कीजिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 का संबंध किससे है? 246 में संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची का जो आपके 7वीं अनुसूची में वर्णन है, उसके लिए जो आर्टिकल कौन सा अलॉटमेंट है, तो आपका अलॉट है, अलॉट, तो ये आपका भाई 246 है। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारतीय संविधान की अनुसूची 7 संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची को रखता है। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है, राज्य में 61 और संवर्ती सूची में 52 विषय को शामिल किया गया है। शक्तिशाली संघ की व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति भी कनाडा के संविधान से लिया गया है, जो राष्ट्रपति राज्यों में करते हैं। ठीक है। संवर्ती सूची का प्रावधान जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 जो है ये केंद्र राज्य और के बीच जो है विधायी के शक्तियों, विधायी शक्ति कर लेना, यहाँ पे विधायी होता है ना, विधायी वित्तीय होता है ना, तो विधायी शक्तियों को बंद करती है 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भाग 11 है ये संघ और राज्यों के बीच संबंध स्थापित करती है। भारतीय संविधान के भाग 12 जो है
केंद्र और राज्यों के बीच यह भी संबंध स्थापित करता है, लेकिन सिर्फ वित्तीय संबंध स्थापित करता है ना। तो भाई भारतीय संविधान के बीच जो है भारतीय संविधान के अंदर केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध की बात कहाँ कहाँ देखने को आपको मिलेगा, तो 7 अनुसूची में, 11वीं भाग में और 12वीं भाग में देखने को मिलेगा। लेकिन 12वीं भाग आज तक एग्जाम में नहीं पूछा गया। आने वाले दिन में अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय शक्तियों को लेकर जो है एकता देखने को मिलता है या फिर संबंध देखने को मिलता है, तो भाग 12 बताना है। भाग 12 में आपका नगर नियोजन भी है ना। इनके अलावा भाग 11 में ग्राम पंचायत भी है। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 जो है ये संविधान संशोधन से संबंधित है, जो भाग 20 में और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता है, 5 से 11 ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। इंडिया में एकल नागरिकता है। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट 12 से 35 के बीच में भाग 3 में रखा गया है और यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के DPSP को रखा गया है, नीति से सिद्धांत को रखा गया है और इसे अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में जगह दिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इसमें भी मैंने 3 बताया था। गांधीवादी, उदार बौद्धिक और आपका समाजवादी कैटेगराइज किया गया है। DPSP के अंदर कौन कौन सा आर्टिकल किस में आता है इसकी चर्चा हमने पहले ही कर लिया है। आर्टिकल 4 के A में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है, जो वर्तमान में 11 है। मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। शुरुआत में 10 प्रकार के, लेकिन वर्तमान में 11 है। तो जो 11वां आया है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जो शिक्षा से संबंधित है। इसके अलावा किस त्योहार को विजय उत्सव के रूप में जाना जाता है? भैया विजय उत्सव के रूप में जो त्योहारों का उपनाम होता है ना, बड़ा डेंजरस होता है एग्जाम के लिहाज से और आपको है ना चकमा दे देता है, इसीलिए ध्यान रखें। विजय उत्सव हम्पी महोत्सव को कहा जाता है। हम्पी महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष अक्टूबर और नवंबर महीने में किया जाता है। यह कर्नाटक का प्रमुख त्योहार है, जो संत कवि पुरंदर दास के जन्मदिन को मनाते हैं हम, ठीक है। हम्पी में यह 3 दिनों तक मनाते हैं। एक एक बात ध्यान रखना, 3 दिनों तक मनाते हैं। हम्पी महोत्सव कहाँ मनाते हैं? कर्नाटक के अंदर मनाते हैं। किसको या फिर किसके जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं? संत कवि पुरंदर दास के जन्म। किस महीने में? अक्टूबर या नवंबर महीने में। इनके अलावा कर्नाटक के अन्य प्रमुख त्योहारों में आएंगे उगादी। ये उगादी मैंने बताया था, कर्नाटक, तेलंगाना और AP ये तीनों के अंदर जो है आपका नव वर्ष के रूप में उगादी एक ही नाम से मनाते हैं। इसके अलावा इसे तेलुगु नव वर्ष के रूप में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रूप में मनाते हैं। किसकी बात हो रही दादा? उगादी की। तो यही चीज बताया मैंने। इसके अलावा कर्नाटक में आएंगे तो करगा। करगा एक प्रकार का त्योहार, यह द्रौपदी को समर्पित है और द्रौपदी आप सभी जानते हैं कौन थी, है ना। तो एक लोक नृत्य है करगा जो द्रौपदी को समर्पित है और पूर्णिमा के दिन करी जाती है। पद्दाकल नृत्य महोत्सव या फिर पट्टादकल, इस प्रकार का प्रोनाउंस थोड़ा सा मेरे से अटक रहा है, पट्टादकल इस प्रकार से। तो ये भी नृत्य महोत्सव कहाँ पे होता है? प्रतिवर्ष जनवरी महीने में। कहाँ पे होगा? कर्नाटक के अंदर होगा। बाद बाकी भूतकोला, करगा, सुग्गी, है ना, ये सब भी कुनीथा, ये सब जो डांस वगैरह फॉर्म है ये भी कर्नाटक के अंदर ही होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कर्नाटक के प्रमुख त्योहार में कंबाला महोत्सव, जिस प्रकार से आपने जल्लीकट्टू का नाम सुनना है जी, जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू कहाँ? तमिलनाडु में मकर संक्रांति के समय होती है। सारों या फिर बैल को छोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार से कर्नाटक में कंबाला महोत्सव होता है। इसमें क्या होता है? कीचड़ से भरे, जैसे धान की खेती गांव घर में, हम लोग तो भाई किसान के घर से हैं, तो आप लोग भी जानते होंगे जो भी किसान के घर से हैं कि धान की खेती करने के लिए पहले कीचड़ गाढ़ा बनाना पड़ता है खेत को, ठीक है, उसमें जो है धान लगाया जाता है। तो इसी प्रकार से गाढ़ा में क्या करते हैं? 2 भैंसों को जोड़ के उसको दौड़ाते हैं, उसे बोलते हैं कंबाला। पता नहीं क्या मजा आता है ना। तो ये भैंस के दौड़ का खेल है। इसे कीचड़ में भैंस को छोड़ दिया जाता है। कर्नाटक के अन्य प्रमुख त्योहारों में बैरामुंडी महोत्सव, ये भगवान चेलबू नारायण को समर्पित है। जब भगवान मुरुगन को पूछा जा सकता है भाई थाईपुसम, तो ये क्यों नहीं पूछा जा सकता, है ना। इसके अलावा कर्नाटक के प्रमुख मेला में बिथप्पा मेला, यह 3 दिनों तक चलती है ना। ये भगवान बिथप्पा को समर्पित है, यह भी कर्नाटक में ही होता है। इसके अलावा मेदराम यात्रा क्या हीरो है कि पूछेगा? इसको नहीं पूछेगा, इसको ही पूछेगा भाई, ध्यान रखने, बिथप्पा मेला। इसके अलावा भारत का सिलिकॉन वैली तथा इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। केरल के प्रमुख त्योहार में आएंगे तो ओनम, मकर विलक्कू, विशु, त्रिशूरपुरम, ओट्टाकल पोंगल। ओट्टाकल पोंगल भाई कर्नाटक का है। एक मिनट,
हाँ हाँ, केरल का, मेरे को लगा कर्नाटक। केरल का है भाई, केरल का। वो टक्कल भगवती मंदिर है ना केरल में, वहीं पे होती है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है वो टक्कल पोंगल, ठीक है। बाद में कि ओनम, मकर विलक्कू, बेसु त्रिशूरपुरम सभी केरल के ही है, सही लिखा गया है। इसके अलावा दम्पा टाइगर रिजर्व किस राज्य में? मिजोरम में है। मिजोरम के अन्य टाइगर रिजर्व या फिर नेशनल पार्क में ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, मुरलेन नेशनल पार्क, है ना, तवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साइनमोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, ये सब आपके कहाँ पे? मिजोरम में। 2024 में जो 5 नए रामसर शहर आए, ये भी आपके जिह्वा पे होनी चाहिए। रामसर शहर की संख्या बढ़ के हो गई 75 + 5 80। और रामसर के बारे में एक एक जानकारी के लिए एक रामसर की वीडियो बना दिया हूँ, बाद बाकी का काम प्रभु जी आपका है ना। तो भैया ये जो 5 चीज आए, ये कौन कौन से आए? तमिलनाडु के हैं 2 और कर्नाटक के हैं 3। तो तमिलनाडु के 2 है कराईबेट्टी बर्ड सेंचुरी, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, ये दोनों तमिलनाडु का है। मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व कर्नाटक, अगस्नी श्री, इसके अलावा है आकाश मुद्रा बर्ड सेंचुरी। तो ये से जो है तीनों कर्नाटक में आएगा, ऊपर के 2 तमिलनाडु, ध्यान जरूर रखना, काम आएगी। अब कुछ हाल फिलहाल में जो ज़्यादा बार रिपीट हुए नेशनल पार्क या फिर वन्यजीव अभयारण्य, इसके बारे में देखते हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य, इसमें ऑप्शन में पटना होता है, बिहार का 4 गो शहर का नाम होता है, इसलिए भागलपुर में है ये। हिम तेंदुआ का निवास स्थान हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, अचानक मार वन्यजीव छत्तीसगढ़, गोरुमारा पश्चिम बंगाल, मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, सत्यमंगलम भी यहाँ, कवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना। तो ये सब ध्यान रखना है ना। इनके अलावा भारत में सबसे बड़ा नेशनल पार्क क्षेत्रफल के हिसाब से लद्दाख, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में ही है, सबसे बड़ा है नेशनल पार्क क्षेत्रफल के हिसाब से। सबसे छोटी है जी साउथ बटन, ये जी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत में ही नहीं, दुनिया में सबसे बड़ी मैंग्रोव नेशनल पार्क सुंदरबन नेशनल पार्क है। यह दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है, सुंदरी की वृक्ष पाई जाएगी। मैंग्रोव को ज्वारीय वन भी कहते हैं, है ना। सुंदरबन डेल्टा को गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं। मैं जान रहा हूँ आपको कंटेंट भी अच्छा लगता है और आपको काम की चीज़ है ये भी समझ में आती है। लाइक तो कर ही दो भाई, अगर पैसा न लगता हो तो, है ना। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में प्रजनन दर कितनी है? 2.1 से 2.4 के बीच में है, ठीक है। जनगणना 2011 में दशकीय वृद्धि 17.64% थी। सबसे अधिक दशकीय वृद्धि मेघालय की और सबसे कम दशकीय वृद्धि नागालैंड की, ठीक है। अब जो लाइक नहीं करते होंगे अच्छा लगने के बाद, इसका मतलब वो दिल पे पत्थर रख रहा है, ठीक है भाई। तो पत्थर मत रखो यार, वजन ज्यादा होती है पत्थर की। जनगणना 2011 में जन साक्षरता दर 74.04% था। मेल साक्षरता 82.14, फीमेल साक्षरता 65.46। सबसे अधिक साक्षरता केरल, यूटी में सबसे अधिक साक्षरता लक्षद्वीप और सबसे कम साक्षरता बिहार। एक चीज को पकड़ा आंकड़ा और उसी के साथ जो भी रिकॉर्ड है साथ में लिखा है। जनगणना 2011 में लिंगानुपात 943, सबसे अधिक लिंगानुपात केरल, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात पुदुचेरी और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा। इसीलिए यहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में स्टार्ट करा गया था। जनसंख्या घनत्व 382, सबसे अधिक जनघनत्व बिहार में, सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक दिल्ली में और सबसे कम अंडमान निकोबार में। जनगणना की इतिहास 1872 में मेओ के समय, मैंने शहर की जनगणना पहले बताया था, ढाका का किया गया था, है ना। ये पूर्ण रूप से है पूरे देश की, तो 1872 में। 81 में रिपन के समय 10 वर्षों से आयोजित किए जा रहे हैं। आज़ादी के बाद पहली 1951 में और अंतिम 2011 में। भारत में पशु की जनगणना 5 वर्षों पे होती है और पेड़ पौधों की सर्वेक्षण 2 साल पे किया जाता है। वर्ष 2024 के शीतकालीन युवा ओलंपिक का 4था संस्करण कहाँ किया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। मेडल टैली में पहला स्थान इटली को दिया गया है। शीतकालीन युवा ओलंपिक में 7 खेल को शामिल किया गया था, जिसमें 15 विषय को शामिल किया गया था। अब नहीं रहता भाई 65 किलो वाला, 63 किलो वाला, तो वेट लिफ्टिंग 1 वेट लिफ्टिंग 2 थोड़ी कहते हैं, वही रहता है ना, लेकिन मतलब कैडर अलग अलग रहता है। उसी प्रकार से 7 खेल में 15 विषय, है ना, शामिल किया गया, जहां पे पदक लिस्ट में पहला स्थान इटली को मिला। 18 पदक में 11 गोल्ड है, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज इटली को मिला था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस में होगी। ग्रीष्मकालीन पैरा भी 2024 में ही पेरिस के अंदर होगी और 20 वाला जो है 21 में टोक्यो में कराया गया था। शीतकालीन ओलंपिक 2026 इटली में होगा, मिलान में। शीतकालीन पैरा भी इटली में होगा। 22 वाला कहाँ पे हुआ था? तो चाइना के अंदर हुआ था। 2026 फीफा वर्ल्ड कप
अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगी। 2030 में फीफा वर्ल्ड कप स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में होगी। 3 और देश भी आ सकते हैं इसमें, क्योंकि ये 6 देश में कराए जाने की बात कही जा रही। इसके अलावा 2027 आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में होगी। 2031 का वर्ल्ड कप भी तय हो गया है, इंडिया और बांग्लादेश में होगी। 2024 में T20 पुरुष वर्ल्ड कप इसी साल अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होंगे। बहुत बच्चे ड्रीम 11 खेलेंगे। मैं आपसे निम्र निवेदन करता हूँ, ये एक है ना मानसिक भटकाव है जो आपको लक्ष्य से भटकाता है। ड्रीम 11 है ना, ये जो भी खेल है, जो भी जुआ टाइप का खेल है वो ना खेले मेरे भाई, आपके स्टूडेंट लाइफ में तो बिल्कुल ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा 2024 T20 महिला वर्ल्ड कप बांग्लादेश में होगी। महिला वर्ल्ड कप 2025 50 ओवर वाली है ना, ये आपका भारत में ही होगी, ठीक है। इनके अलावा वर्ष 2026 एशियाई खेल जापान में कराया जाएगा, ठीक है ना। कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे मुझे एक मैसेज आया था, खेलो या ये नहीं क्या KBC, उसके तरफ से मैं फला फला बोल रहा हूँ, आपको ये मैसेज करना है। एक लिंक आया है ना, मैं तुरंत ही डिलीट करके पहले आया। ऐसे बैंक से बहुत फ्रॉड के कॉल आते हैं, तो दुनिया में बहुत ज़्यादा ये सब होते रहते हैं। फुलकारी भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध कढ़ाई है? ये पंजाब की है फुलकारी। चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध लखनऊ है। सुजनी कढ़ाई बिहार में प्रचलित है। इसके अलावा गुजरात के नवसारी और सूरत जरी कार्य हेतु प्रसिद्ध है। गुलेर और कांगड़ा चित्रकला यह हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है भाई। इसके अलावा कलमकारी पेंटिंग यह आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, कपड़े पे की जाती है। मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग बिहार की है। कालीघाट पेंटिंग कोलकाता की है। भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य 2023 के अंत तक कौन सा है भैया? गोवा। गोवा में सबसे अधिक पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है। ध्यान रखेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि गोवा में बहुत ज़्यादा फॉरेनर आते हैं और लोग इंडिया से भी काफ़ी ज़्यादा जो है घूमने जाते हैं। भारत में सबसे अधिक GDP में योगदान देने वाले राज्य महाराष्ट्र है, दूसरा स्थान यूपी का आ गया, वाह। इसके अलावा भारत में सबसे अधिक कपास की खेती गुजरात में होती है। विश्व में सबसे अधिक कपास उत्पादन भारत में ही होता है तथा भारत सबसे अधिक कपास का उपभोक्ता भी है, उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है, ठीक है। दोनों बात ध्यान रखियो। इसके अलावा कपास को सफेद सोना कहा जाता है। यह काली मिट्टी का फसल है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी का निर्माण जो है क्षरण के प्रोसेस से होती है, जब बेसाल्ट या आग्नेय चट्टान का क्षरण होता है। भारत में कपास का सबसे बता दिया था उपभोक्ता। भारत में चीनी की उत्पादन सबसे अधिक होती है दुनिया में। प्रथम स्थान चीनी में जो है अब यूपी का हो गया है, लेकिन चीनी मिल अभी भी सबसे अधिक महाराष्ट्र में एक्टिव है। इसके अलावा भारत में दुनिया में सबसे अधिक जूट का उत्पादन करता है। जूट है ना, इसे गोल्डन रेशा कहा जाता है ना, गोल्डन फाइबर या फिर ब्राउन पेपर भी कहते हैं। भारत में जूट का पहला मिल रिसरा पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय को क्या करते हैं? टोटल जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 100 आदमी का कोई देश है ना, और आपका जो है इनकम है 1000, तो 100 से भाग दे देंगे तो भाई कितना हो जाएगा? 10 रुपया पर आदमी, है ना। इसके अलावा डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होता है? ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था। मान लीजिए आप एक सैलरीड पर्सन है, तो आपको एक जो है सैलरी आती है। एक तो ग्रॉस सैलरी आती है आपका। ग्रॉस सैलरी में क्या होती है? बिना कटिंग का होता है, क्योंकि आपका PF वगैरह करता है। फिर आप जिस स्टेट में नौकरी करते हो उस स्टेट का टैक्स होता है। जैसे मैं महाराष्ट्र में हूँ तो महाराष्ट्र का टैक्स होता है अपना कुछ, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़, जैसे आपने लोन वगैरह ले रखा है ना, आपकी संस्था से, आपके जो भी बॉडी में आप काम करते हो। जैसे आप रेलवे में काम करते हो, रेलवे में EC बैंक होता है, एम्प्लॉय वाला बैंक, तो वहाँ सबसे, तो ये कटने के बाद जो आता है उसे हम नेट सैलरी कहते हैं। अब ये नेट सैलरी जो आया है आपका, ये भी आपका नेट नहीं है, समझ रहे हो। अब जो आपका वित्तीय ईयर में जो कैलकुलेट होता है, उसके बाद आपका जो डायरेक्ट टैक्स होता है, यानी प्रत्यक्ष कर या इनकम टैक्स, जिसे आप इस लेवल में कह सकते हो, अगर आप आय कमा रहे हो, वो जब घटा दोगे तब आपका जो है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम माना जाएगा, ठीक है भाई। यानी टैक्स को घटाया जाता है, व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? आप सभी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ का एक नाम अजय साहब भी हैं। तो ये शांतनु गुप्ता ने पुस्तक लिखा है इस प्रकार का। रस्किन बॉन्ड की नवीनतम पुस्तक द गोल्डन ईयर्स है। पुराने सभी पढ़ा दिया हूँ, पुस्तक वाले में जाइएगा, जो नया छपेगा वही पुस्तक में तो बताऊंगा। बाद बाकी तो पुस्तक वाला एक जैसे नेतागण का एक साथ, खिलाड़ी का एक साथ, टॉपिक वाइज में जाकर देखो ना, 20-21 टॉपिक से कर लो ना,
है ना। इसके अलावा अंबेडकर ए लाइफ शशि थरूर, द चिपको मोमेंट ए पुपिल हिस्ट्री, है ना, शेखर पाठक। चिपको मोमेंट के कौन थे भैया, मतलब संचालक में किसका नाम प्रमुख आता है, महिला और पुरुष दोनों में नाम बताना, है ना, और ईस्वी बता देना। चलो इसके अलावा द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन रूपा पाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज, ये लिखे हैं वाईएस राजन साहब। मानव शरीर में सबसे जो भी कोई भी चीज़ विषैला जब जाता है तो उसे न्यूट्रल या फिर विष को जो है भंग कौन कर देता है, या फिर उसे, है ना, उसकी पावर कम कौन कर देता है, जो विष कोई भी जाता है तो यकृत, ठीक है ना। अब ये नहीं कि जहर खा लो पावर कम हो जाएगा, ऐसा नहीं भाई। मान लो जो किसी प्रकार से कोई अगर छोटी मोटी मात्रा में चला जाता है जहरीला चीज़, टॉक्सिक जो भी है, उसको जो है डिफ्यूज कौन करता है, तो यकृत करता है, ठीक है। यकृत मानव शरीर में सबसे बड़ी अंग है, क्योंकि एक लिमिट से ज़्यादा तो सब चीज़ ही बेकार है, ठीक है। लिमिट में ही सब कुछ सही होता है। इसीलिए मैं बोला कि कोई जहर खा लेगा, बोलेगा यकृत तो साफ कर देता है, तो इसे भी साफ कर देगा तो दिक्कत हो जाएगा। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग है, जिसका वजन 1.5 किलो, 1350 से है ना 2 किलो के बीच वैसे लिखा जाता है, लेकिन आप एक स्टैंडर्ड 1.5 किलो मान के चलेंगे। यकृत में फाइब्रोजिनोन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन बनता है, जो ब्लड क्लोट के लिए आवश्यक होता है ना। ब्लड क्लोट में इससे आप विटामिन के साथ रिलेट करते हो, है ना। विटामिन के की कमी से भी ब्लड क्लोट नहीं होता। यकृत में कोई हिपेरिन नामक प्रोटीन निकलता है, जो ब्लड क्लोट होने को से रोकता है अपने आप। ऐसा देखिए, वो ब्लड क्लोट होने वाला है तो शरीर में ब्लड क्लोटे हो जाएगा तो भैया हेमरेज नहीं हो जाएगा। ब्रेन हेमरेज ही ज़्यादा आप क्यों सुनते हैं, आप समझ रहे हैं, ब्रेन हेमरेज ही ज़्यादा सुनते होंगे। किसी को सुनते हैं कि हाथ में का नस फट गया अपने आप, बहुत कम सुनते होंगे। वैसे तो होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ब्रेन में जो नली है जहाँ से रक्त जाता है, आप कभी भी ब्रेन की इमेज वगैरह देखेंगे काफ़ी संकीर्ण ऐसे गोल गोल घुमा रहता है, तो पाथ काफ़ी कर्व है, इसीलिए जो है उसे आगे की रास्ता नहीं मिलता, इसलिए फट जाता है, ठीक। तो ब्रेन हेमरेज ही ज़्यादा होता है लोगों को। तो ये जो ब्लड क्लोट है, ये ब्लड जो क्लोट है, ये हेपेरिन क्लोट होने से रोकता है। अगर नलिये में क्लोट हो जाएगा तो फिर आगे फ्लो नहीं होगा, फट जाएगा ना भाई। तो शरीर जो विधाता है बहुत अच्छे चीज़ बनाया अंदर, ताकि भाई चलता रहे। इससे बड़ा मशीन नहीं हो सकता, चाहे इंसान कुछ भी बना ले। इसके अलावा भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण यकृत में होता है। जो भ्रूण होता है उस समय उसकी जो लाल रक्त है वो यकृत में होता है, और यकृत में ही लाल रक्त कण उस समय उनके मरते भी हैं, क्योंकि लाल रक्त कण का मरना, कोई भी दोनों लाल कण जो है, सफ़ेद ब्लड सेल या फिर लाल रक्त कण, दोनों आता रहता है, मरता रहता है, ये चक्रण चलता रहता है। इसके अलावा मानव में शरीर में जो है पित्त का निर्माण और यूरिया का बनना, ये भी यकृत में ही होता है। तो यूरिया जो है पेशाब के रास्ते बाहर, और पित्त जो है पित्ताशय गाल ब्लैडर में जाके जमा होता है, जो भोजन को पचाने में मदद करती है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन यह बहिस्रावी ग्रंथि है। बहिस्रावी और अंतःस्रावी क्या होता है मैंने आपको बता दिया था, है ना। एक वो हार्मोन पे कार्य करता है ना। इसके अलावा और हार्मोन बता ही दिए थे कि हार्मोन का जो बदलाव होता है वो पूरे शरीर में होता है हार्मोन का। और एक होता है कि किसी भी, जैसे अब HCl निकलता है तो उसका उतना ही काम है भोजन को अम्लीय करना, भोजन पकाना। तो HCl मस्तिष्क तक नहीं असर करता है। तो कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो जहाँ निकला वहीं पार्टिकुलर जगह पे अपना काम करके शांत हो जाता है, और कुछ ऐसे चीज़ होता है जो निकलता है तो पूरे शरीर पे इफेक्ट डालता है, जैसे हार्मोन, है ना। हार्मोन, इंसुलिन वगैरह हार्मोन है, इसीलिए इसकी कमी से चिनिया रोग होती है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में भंडार करते हैं, थोड़ी मात्रा में विटामिन को भी रख लेते हैं, और लोहा को भी, कौन, यकृत। तो ये सब यकृत का गुण है। इसके अलावा सबसे छोटा ग्रंथि पीयूष मास्टर ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, मस्तिष्क में रहता है। ये भी आपका मानव शरीर में सबसे छोटा है। यकृत की बीमारी हेपेटाइटिस बी सबसे भयानक बीमारी है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी। तो ये थे दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और जिनको भी PDF में जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करें। जय हिंद।